नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ और एक धुआंधार क्लास के साथ। धुआंधार क्लास इसलिए हो जाती है कि आज का जो बिंदु है वो ऐसा बिंदु है जो विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक कठिन माना जाता है। विद्यार्थी जब उस बिंदु को याद करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे याद, पहली बात तो ये कि डरते बहुत हैं, भी याद करने से ही डरते हैं, ऐसा पहले से ही घबराहट महसूस होती है कि याद नहीं होगा। और मैं बता दूं कि मेरा वो प्रिय विषय है जो सभी को कठिन लगते हैं। वो कठिन के चक्कर में जब कठिन होते हैं तो जब खाली समय होता है उसमें कठिन विषय को पढ़िए, तो इससे क्या होता है, कठिन विषय के प्रति ही आपकी रुचि बन जाती है। ठीक है ना। जो कठिन विषय कौन से माने जाते हैं, एक माना जाता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, एक माना जाता है रीतिकाल, और एक हम थोड़ा मान ले तो काव्य शास्त्र भी माना जाता है। लेकिन काव्य शास्त्र का इतना बड़ा टॉपिक नहीं होता, हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे होते हैं तो उसको किसी तरह से कवर कर लेते हैं। तो उसी तरह से ये दोनों के दोनों जो है वो मेरे प्रिय विषय है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और रीतिकाल। रीतिकाल मुझे बहुत अधिक प्रिय है और बहुत अच्छे से मैं उसको समझ पाता हूँ। तो आज का जो विषय है वो रीतिकाल है। रीतिकाल से संबंधित डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें रीतिकाल से संबंधित पहले भी 2 टेस्ट हो चुके हैं से, ठीक है ना। आज ये टेस्ट है, टेस्ट संख्या है 16। कौन सा है टेस्ट, ये टेस्ट 16 है, रीतिकाल से संबंधित है। तो रीतिकाल की हम बात करते हैं तो पहले भी मैं बता चुका हूँगा, अब फिर बता देना चाहता हूँ, क्योंकि रीतिकाल जो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का रीतिकाल है, मैं इसलिए बार बार बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एक बार में याद होने वाली चीज़ तो ये है नहीं, ठीक है ना। और यहाँ रीतिकाल को, डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वहाँ से आप अगर रीतिकाल को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, तो कम से कम 3 बार पढ़ने के बाद में ये समझ में आएगा कि किस तरह से क्या है, ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ सरल शब्दों में लेकर आया हूँ। यहाँ जो प्रश्नोत्तर है उनको प्रश्नोत्तर नहीं समझें, आप ये समझना कि मैंने उन प्रश्नों को इस तरह से तैयार किया है कि आपको ऐसे लगेगा कि आप हिंदी साहित्य का इतिहास ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक बिंदु को क्रम से और लगातार उसी तरीके से तैयार करवाया मैंने। उस तरीके से नहीं कि एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया, एक 2 पेज बाद, एक 3 पेज बाद, ऐसे छांट के 50 पेज लिए, 50 पेज में से 20 क्वेश्चन छांट लिए, बस ऐसे नहीं। अगर एक ही पेज में से 10 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं तो मैंने वो 10 उठा लिए, ठीक है ना। और अगर 10 पेजों में से 200 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं तो मैं 200 क्वेश्चन ही बनाऊंगा, ठीक है ना। इस तरीके से मुझे जल्दबाजी नहीं है, आपको जल्दबाजी हो सकती है लेकिन मुझे जल्दबाजी नहीं है। मैंने आराम से तैयार करवाने हैं आपको, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैंने मतलब कुछ भी टाइम पास मैंने नहीं करना है, मैं मन से करवा रहा हूँ। मेरी इच्छा है और मेरा मतलब प्रिय विषय है और मुझे मतलब अच्छा लगता है, ठीक है। तो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्या है कि इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूँगा कि आपको वो याद हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो जो नॉर्मल जो हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ते हैं हम, रीतिकाल से संबंधित हम पढ़ लेते हैं रीतिकाल, तो उसमें होता है कि रीतिबद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि, ये 3 पढ़ते हैं। ये 3 नाम किसने दिए थे, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिए थे। वैसे ज़्यादातर लोगों ने रीतिबद्ध और रीति मुक्त कहा था, लेकिन विश्वनाथ प्रसिद्ध ने 3 नाम दिए थे, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो हम क्या रीति मुक्त को पढ़ लेते हैं, रीति सिद्ध को पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि वो कवि आ जाते हैं। रीति मुक्त की बात करते हैं तो घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर और द्विजदेव, ये रीति मुक्त में आ जाते हैं। रीति सिद्ध में बिहारी को पढ़ लेते हैं। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने उसको अलग तरीके से माना है। अब डॉक्टर नगेंद्र ने क्या माना है वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा कि डॉक्टर नगेंद्र सबसे पहले तो जो उसका रीतिकाल जो है, रीतिकाल के सीमांकन के बारे में बात करते हैं। सीमांकन की बात करते हैं तो कब से लेके कब तक है। तो नाम की बात करें तो नाम तो क्या है, डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल नाम दिया है और उसके साथ साथ दूसरा नाम दिया उत्तर मध्यकाल, ठीक है ना। सीमांकन की बात करें तो 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक का जो काल है उसको डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल नाम दिया है। 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक का जो काल है वो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल है, और 1843 से लेकर 1868 तक का काल जो है वो क्रांति काल है, ठीक है ना। और 1868 से लेकर 19 ईस्वी तक का भारतेंदु काल है, आगे आप जानते हैं, ठीक है। और रीतिकाल को इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सीमांकन किया है, फिर उसके बाद उन्होंने उसकी परिस्थितियाँ बताई है। परिस्थितियों के अंतर्गत सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया है, राजनीतिक परिस्थितियों का, सांस्कृतिक परिस्थितियों का, कला एवं संस्कृति का वर्णन किया है। उसके बाद उन्होंने रीति काव्य की जो सामग्री है वो कहाँ से प्राप्त होती है। तो रीति काव्य की सामग्री की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि रीति काव्य की जो मूल स्रोत है सामग्री प्राप्त करने का वो 3 रहे हैं। रीति काव्य की सामग्री प्राप्त करने के
जो मूल स्रोत है वो 3 रहे हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? पहला तो है विभिन्न पुस्तकालय, विभिन्न पुस्तकालय, जो पुस्तकालय है वहाँ से जो सामग्री प्राप्त होती है वो, ठीक है ना। दूसरा, वे लोग जिनके पास हस्तलिखित व प्रकाशित प्राचीन हस्तलिखित व जो प्रकाशित प्रतियाँ प्राप्त हुई है, वे लोग जिनके पास बहुत बड़ी संख्या में पड़ी है। तीसरा है कि विभिन्न प्रकाशन संस्थाएं, विभिन्न प्रकाशन संस्थाएं, जो प्रकाशन संस्थाएं वो इन तीनों स्रोतों से रीतिकाल की सामग्री प्राप्त होती है। फिर वो सामग्री जो प्राप्त होती है उस सामग्री को डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वो 3 भाग कौन से हैं? मुक्त काव्य, प्रबंध काव्य और नाटक। मुक्त काव्य, प्रबंध काव्य और नाटक। जो मुक्त काव्य रीतिकाल में सर्वाधिक मुक्तक लिखे गए थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। प्रबंध काव्य उनकी संख्या नाम मात्र की है, नाटक है उनकी संख्या भी नाम मात्र की है। एक प्रश्न इस प्रकार का अवश्य पूछा जाता है कि इस कवि का प्रबंध काव्य कौन सा था, और ये प्रबंध काव्य है ये किस विधा का है या किस प्रकार का है, ये प्रबंध काव्य है या नहीं है, यह नाटक है या नहीं है, इस प्रकार का भी इस प्रकार क्वेश्चन तैयार किया होता है कि उसमें आपको बताना होता है, आपको पता होगा कि ये प्रबंध काव्य है या नहीं है। इतने से आपका वो प्रश्न सही हो जाएगा। ये नाटक है या नहीं है तो किसका है, इतने से आपका सही हो जाएगा। और ये कितने में आ जाएगा? प्रबंध काव्य और नाटक है जिनकी कुल संख्या ही 20 से ज़्यादा नहीं है। तो ये आपको जरूर याद करने, बाकी मुक्तक भी याद करना है, लेकिन ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ईजी हो गया। फिर वो सामग्री के बाद वो बात करते हैं प्रवृत्ति की, रीतिकाल की जो प्रवृत्ति है। तो प्रवृत्ति को वो 2 भागों में बांटते हैं, मुख्य प्रवृत्तियाँ और गौण प्रवृत्तियाँ। मुख्य प्रवृत्ति और गौण प्रवृत्ति। जो मुख्य प्रवृत्ति है उसके अंदर वो बताते हैं, मुख्य प्रवृत्ति के अंदर वो रीति, ठीक है ना, और श्रृंगार, ये जो है 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताते हैं। और जो गौण प्रवृत्ति है उसके अंदर वो राज प्रशस्ति, भक्ति और नीति, ये जो 3 है ये गौण बताते हैं, ठीक है ना। मैं हाँ रीति प्रवृत्ति की बात कर रहे थे, ठीक है ना। हाँ, रीति और श्रृंगारिकता ये 2 ही है, ठीक है ना। रीति और श्रृंगारिकता ये 2 प्रवृत्तियां हैं, मुख्य प्रवृत्तियां हैं। और गौण के अंदर राज प्रशस्ति और भक्ति और नीति, ये जो है 3 प्रवृत्तियां हैं। इन 5 प्रवृत्तियों के आधार बांटते हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि रीति कवियों के वर्ग, जब वर्ग की बात करते हैं तो पहले तो वो वर्ग रीति कवियों के वर्ग, रीति कवि के अंदर अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं कि सर्वांग निरूपक कवि 1 नंबर, ठीक है ना। फिर सर्वरस निरूपक कवि, श्रृंगार रस निरूपक कवि, नायक नायिका भेद निरूपक कवि, ठीक है ना, नायक नायिका भेद निरूपक कवि। उसके बाद वो आ जाते हैं छंद निरूपक कवि, अलंकार निरूपक कवि, ठीक है ना। इस तरीके से वो अलग अलग बांट देते हैं। फिर वो कहते हैं रीतिबद्ध कवि, ठीक है ना, रीतिबद्ध कवि। और फिर वो कहते हैं रीति मुक्त कवि। इस तरह से वो कवियों को बांट देते हैं। उसके बाद वो रीतिकाल की अन्य प्रवृत्तियों की बात करते हैं। उसके बाद वो किस में बांटते हैं? उन्हें बांट देते हैं कि रीतिकालीन भक्ति, ठीक है ना, और रीतिकालीन नीति और रीतिकालीन वीर काव्य, इन 3 भागों में आगे बांट देते हैं। उनके कवियों का वर्णन वो कर देते हैं। तो इस तरीके से ये रीतिकाल का उन्होंने विभाजन किया है। ये मैंने रीतिकाल का पूरा मुझे लग रहा है लगभग 100 पृष्ठ का होगा, ठीक है ना। रीतिकाल अभी बताता हूं मैं आपको। ये पूरा खाका मैंने तैयार कर दिया है पूरे रीतिकाल का, जितना रीतिकाल था इसी तरीके से। ये जो बिंदु याद करते हैं ना, वो बिंदु मैंने सारे याद करवा दिए आपको, ठीक है ना। इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। रीतिकाल के पहले जो टेस्ट हैं, एक 14 नंबर टेस्ट था वो भी रीतिकाल का था, टेस्ट नंबर 15 है वो भी रीतिकाल का है, टेस्ट नंबर 16 है ये भी रीतिकाल का है, टेस्ट नंबर 17 भी रीतिकाल का रहेगा, टेस्ट नंबर 18 भी रीतिकाल का रहेगा, टेस्ट नंबर 19 भी रीतिकाल का रहेगा, टेस्ट नंबर 20 भी रीतिकाल का रहेगा। तो लगभग 6 टेस्ट जो है मैं रीतिकाल से लेने वाला हूँ और अच्छे से आपको रीतिकाल करवाने वाला हूँ। रीतिकाल की बात करें तो 257 से ये शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? 257 से शुरू होता है और 257 से लेकर ये कहाँ तक पहुँच जाता है मैं आपको बता दूँ। 395 तक, ठीक है ना। तो 257 से लेके 400, तो लगभग 150 पेज जो मैंने बताया था, 150, 100,
135 लगभग पेज बनते हैं, जैसे मैंने बताया था 135 पेज है। तो इन 135 पेज को मैंने पूरा खाका तैयार करवा दिया आपको कि किस तरह से वो तैयार करते हैं। तो चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर क्या पढ़ाने वाले हैं। वैसे भी रीतिकाल में सर्वरस, श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद निरूपक कवियों की संख्या दूसरे वर्गों के कवियों की तुलना में सबसे अधिक है। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प का चयन करना सही का। ठीक है, रीतिकाल में सर्वरस, श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद निरूपक कवियों द्वारा इस युग के साहित्य की प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं को प्रतिनिधित्व भी सर्वाधिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व भी सर्वाधिक किया गया है। अब आपने बताना है कि विकल्प 1 सही है या विकल्प 2 सही है या कोई गलत है। तो इसमें विकल्प 1 और 2 दोनों सही है, अर्थात वह उत्तर है हमारा। अब इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर नगेंद्र जब रीतिकाल की बात करते हैं तो रीतिकाल में वो रखते हैं सर्वरस, श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद निरूपक। तो इस प्रकार के जो कवि हैं, सर्वरस वाले, श्रृंगार रस वाले और नायक नायिका भेद निरूपक कवि, इनकी जो संख्या है वो सर्वाधिक है। याद रख लेना, इनकी जो संख्या है वो अन्य कवियों की तुलना में, मतलब छंद निरूपक कवियों की तुलना में, अलंकार निरूपक कवियों की तुलना में, ठीक है ना, और छंद निरूपक, अलंकार निरूपक, हाँ बस यही हो गया, और श्रृंगार रस तो हो ही गया। इन कवियों की तुलना में इनकी जो संख्या है वो ज़्यादा है। जैसे सर्वांग निरूपक, उनकी तुलना में इनकी संख्या जो ज़्यादा है। एक बात यहाँ यही बात कहना चाहता है। दूसरी पंक्ति में वो कहना चाहता है कि यही जो कवि हैं, इन्हीं कवियों ने इस काल की प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व किया था। रीति काव्य की जो प्रवृत्तियाँ थी, क्या थी प्रवृत्ति? मूल प्रवृत्ति क्या थी? श्रृंगार का वर्णन और लक्षण ग्रंथों की रचना। तो इसका प्रतिनिधित्व भी इन्हीं कवियों ने अधिक किया था। इन्हीं कवियों ने इनका अधिक जो है प्रतिनिधित्व जो है वो इनका अधिक किया था। प्रश्न संख्या 2 देखो प्यारे बच्चों, अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर अवश्य कर देना और लाइक भी कर देना और मैसेज अवश्य लिखा करो, ताकि मेहनत बहुत ज़्यादा की जा रही है। आप इस प्रश्न का साइज देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। रीतिकाल के सर्वरस, श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद निरूपक कवियों के संबंध में असंगत कथन है। ठीक है ना? कौन से कवि हैं? सर्वरस, श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद निरूपक कवियों के संबंध में असंगत कथन है। पहले तो आपको दो बातें मैंने पहले बता दी। सर्वरस, श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद निरूपक जो कवि है उनकी संख्या सर्वाधिक है। दूसरी बात कौन सी बताई? दूसरी बात ये बताई कि सर्वरस, श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद निरूपक जो कवि हैं वो रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं उनका प्रतिनिधित्व वही करते हैं। अधिक से अधिक इन्होंने श्रृंगार रस से संबंधित श्रृंगार रस से संबंधित रचनाएं लिखी और लक्षण ग्रंथों की अधिक से अधिक इन्होंने रचनाएं की थी। अब उनकी जो विशेषताएं हैं वो भी देख लेते हैं। संस्कृत में भानुदत्त की रसमंजरी, ये भी याद रखना होता है हमें। संस्कृत में भानुदत्त की रसमंजरी और रसतरंगिणी, ठीक है ना, भानुदत्त की रसमंजरी और रसतरंगिणी, तथा हिंदी में कृपाराम की हिततरंगिणी, केशव की रसिक प्रिया और रहीम कीर्त बरवे नायिका भेद और नगर शोभा ही इनके आश्रय रही। इनके विवेचन का आधार भी बहुत विस्तृत है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने भरत के नाट्य शास्त्र, धनंजय के 10 रूपक तथा रुद्र भट्ट के श्रृंगार तिलक का आश्रय लिया हो। सामान्यतः लक्षण दोहों में और रामायण कवित्त सवैया अथवा दोहा छंद में दिए गए हैं। सामान्यतः लक्षण दोहों में और उदाहरण, रामायण नहीं है सॉरी, यहाँ क्या उदाहरण, ठीक है ना। सामान्यतः लक्षण जो है वो दोहों में, लक्षण किस में दिए गए हैं? दोहों में, और उदाहरण जो है वो कवित्त, सवैया अथवा दोहा छंद में, तीनों में दिए गए। अब आपको असंगत देखना है कि असंगत कौन सा है, ब, स या फिर दे। तो आप अपना उत्तर दे दीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहले में क्या है कि जो ये सर्वरस, श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद वाले कवि हैं, इन्होंने क्या किया था? संस्कृत में भानुदत्त की रसमंजरी और रसतरंगिणी का
भानुदत्त की रस मंजरी और रस तरंगिणी का, हिंदी में कृपाराम की हित तरंगिणी का जो 1541 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी हमें पता है, और जिसे रचना काल की दृष्टि से प्रथम, ठीक है ना, रीतिकालीन रचना माना जाता है या लक्षण ग्रंथों से संबंधित रचना माना जाता है। केशव की रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना, 16 प्रकाशों में जो है केशवदास की रसिक प्रिया, और रहीम की कौन सी, बरवे नाई का भेद और नगर शोभा ही इनके आश्रय रहे। बिल्कुल सही बात है, ये याद कर लेना अच्छे से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर न केवल ये पूरी बात महत्वपूर्ण है बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि भानुदत्त की कौन कौन सी है, क्योंकि रीति काल में रस से संबंधित जितना भी सामग्री ली गई है वो अधिकतर कहाँ से है, रस मंजरी और रस तरंगिणी से ही ली गई है, रस मंजरी और रस तरंगिणी से ही ली गई है। और उसके अलावा हिंदी में कृपाराम की हित तरंगिणी से, केशव की रसिक प्रिया से नाम मात्र की, और रहीम कृत बरवे नाई का भेद और नगर शोभा, इनसे क्या लिया गया है, नायक नायिका भेद लिया गया है। तो ये इनकी रचनाएं भी याद रखनी है कि भानुदत्त की क्या है, रस मंजरी और रस तरंगिणी है, कृपाराम की क्या है, हित तरंगिणी 1541 ईस्वी, केशवदास की कौन सी रचना है, रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रहीम की कौन सी है, बरवे नाई का भेद और नगर शोभा। ये सारी चीजें, मतलब इतनी सी एक ऑप्शन में इतना सारा मैटर है याद करने के लिए आपके पास। इनके विवेचन का आधार भी बहुत विस्तृत है, तो ये नहीं है। इनके विवेचन का आधार क्या है, बहुत ही सीमित है, ठीक है ना, बहुत ही सीमित है। इनके विवेचन का जो आधार है वो बहुत ही सीमित है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने भरत के नाट्य शास्त्र, धनंजय के 10 रूपक, रुद्र भट्ट के श्रृंगार तिलक का आश्रय लिया हो। ये भी हमें याद करना है, हमारे पाठ्यक्रम में है, ये रचनाएं पूछी जाती है, विशेषकर व्याख्याता से ऊपर की जो भी परीक्षा है, व्याख्याता से लेके इससे ऊपर की जो परीक्षा है उनमें तो ये जरूर पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, 10 रूपक किसकी रचना है और श्रृंगार तिलक किसकी रचना है, इनके बारे में जरूर पूछा जाता है। इनकी परिभाषाएं भी आती है, काव्य शास्त्र या काव्य के लक्षणों के अंतर्गत इन सभी की परिभाषाएं जरूर आती है। जैसे भरतमुनि की परिभाषा मृदु ललित पदाड्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम सभवती शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षकाणम, इस तरह से, ठीक है ना। धनंजय के 10 रूपक की नाटक से संबंधित परिभाषाएं आती हैं, ठीक है। रुद्र भट्ट के श्रृंगार तिलक से आती है। सामान्यतः लक्षण दोहों में जो भी लक्षण इन्होंने दिए हैं वो किस में दिए हैं, दोहों में दिए हैं, और जो उदाहरण दिए हैं वो कवित, सवैया और दोहो तीनों में दिए हैं, ठीक है। बार बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, चिंता न करें। रीतिकालीन कवि तोष से संबंधित असंगत कथन है। किससे संबंधित है, तोष से संबंधित असंगत कथन है। यह इलाहाबाद के निकट स्थित श्रृंगवेरपुर शिंगरोर नामक स्थान के निवासी थे तथा इनके पिता का नाम चतुर्भुज था। ये सरयू पारीण शुक्ल ब्राह्मण थे। इनके द्वारा रचित सुधा निधि और नक्षिक ये 2 ही ग्रंथ कहे जाते हैं। इनमें आज केवल सुधा निधि 1634 ईस्वी ही उपलब्ध है। ये तोष के बारे में पूरी जानकारी है, ए बैस है या फिर द। तो पहली बात यह है कि ये इलाहाबाद के निकट स्थित सिंगरौर नामक स्थान के रहने वाले थे, बिल्कुल सही है। इनके पिता का नाम चतुर्भुज था, ये भी बिल्कुल सही है। ये सरयू पारी शुक्ल ब्राह्मण थे, ये भी बिल्कुल सही है। इनके द्वारा रचित सुधा निधि और नक्षिक ये 2 ही ग्रंथ है, ये नहीं है। इनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ है, तोष, सुधा निधि, विनय शतक और नक्षिक। कौन कौन से 3 ग्रंथ है, मैं आपको ट्रिक बता देना चाहता हूँ कि ठीक है ना। तोष, सुधा निधि, विनय शतक और नक्षिक। तो शय से सुधा निधि, निधि से नक्षिक, ठीक है ना, और नक से विनय शतक, ठीक है ना। इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हो कि तोष, सुधा निधि, विनय शतक। तो सुधा निधि आ गया, नक्षिक भी आ गया, और एक रचना और बच गई, वो है विनय शतक, ठीक है ना। तो इनकी कुल कितनी रचनाएं थी, 3 रचनाएं थी। यहां लिखा है 2 ही ग्रंथ थे, 2 ही ग्रंथ नहीं 3 ग्रंथ थे, ठीक है ना। इनमें आजकल केवल सुधा निधि ही उपलब्ध होती है, जो 1634 ईस्वी, जिसका रचना काल 1634 ईस्वी माना जाता है। घबराएं नहीं, विशेषकर व्याख्याता की तैयारी करने वाले या व्याख्याता से लेकर इससे ऊपर की तैयारी करने वाले तो बिल्कुल नहीं घबराएं, क्योंकि इससे कम स्टैंडर्ड का पेपर आने वाला नहीं है। हाँ, 2nd ग्रेड की जो तैयारी कराने वाले हैं वो थोड़ा सा घबरा सकते हैं, उनको घबराने का अधिकार है,
क्योंकि उनका पेपर इस लेवल का नहीं होता है, थोड़ा सा ठीक रहता है, इस प्रकार का रहता है जैसा ये है, ठीक है, ये चल जाएगा, उस लेवल का नहीं रहता है। लेकिन जो व्याख्याता से लेकर ऊपर जो भी तैयारी करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर तक, उनका तो उसी लेवल का रहता है। घबराएं नहीं, क्योंकि मैंने कहीं से आसमान से क्वेश्चंस उतारे नहीं है। ये क्वेश्चंस जो है डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से है, और उससे ज़्यादा प्रश्न किसी हिंदी साहित्य के इतिहास से आते नहीं हैं, ठीक है ना। और दूसरी, आप कहीं से कितना भी पढ़ लेना, यहीं से पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने न केवल अपने कर्म को गंभीरता के साथ ग्रहण किया, उन्होंने, अब हम पूछेंगे कि किन्होंने, जैसे होता ना उसने कहा था, फिर पूछते हैं किसने कहा था, ठीक है ना। पूरी कहानी में यही चलता रहता है कि किसने कहा था, किसने कहा था, किसने कहा था। अंत में जाके भी कुछ लोगों को तो समझ नहीं आ पाता है कि किसने क्या कहा था। हाँ, कुछ लोग जरूर समझ जाते हैं कि किसने क्या कहा था। उन्होंने न केवल अपने कर्म को गंभीरता के साथ ग्रहण किया, बल्कि अपने ढंग से विचार करने और अपनी मान्यताओं को व्यवस्थित रूप देने का सामर्थ्य भी है, ठीक है ना। उन्होंने न केवल अपने कर्म को गंभीरता के साथ ग्रहण किया, बल्कि उन्होंने न केवल अपने कर्म को गंभीरता के साथ ग्रहण किया। जो अपने कर्म को गंभीरता के साथ ग्रहण कर लेता है, उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। ये तय सोच लेना आप लोग। अपने कर्म को गंभीरता के साथ जब तक आप नहीं लोगे, तब तक सक्सेस आपसे भागती रहेगी, और जिस दिन आप अपने कर्म को गंभीरता से लोगे, उस दिन सक्सेस आपके पीछे पीछे रहेगी और आप अपने कर्म के पीछे रहोगे। बल्कि उनमें एक बात और थी, उनमें अपने ढंग से विचार करने और अपनी मान्यताओं को व्यवस्थित रूप देने का सामर्थ्य भी है। अपनी मान्यताओं को व्यवस्थित रूप देने का सामर्थ्य भी है। डॉक्टर नगेंद्र का उपयुक्त कथन किस रीतिकालीन कवि में है? जैसे इन दिनों अभी रतन टाटा जी देश को छोड़कर चले गए हैं, तो रतन टाटा जी के बारे में लिखा हुआ पढ़ा था कि वो कहते थे, उनका लिखा हुआ था स्पेशल, उसमें वो लिखते हैं कि मैं सोचकर निर्णय नहीं लेता हूँ, मैं पहले डिसीजन लेता हूँ और फिर उसको सही कर देता हूँ। कहने का मतलब वो लिखते हैं कि मैं सही निर्णय नहीं लेता हूँ, मैं पहले निर्णय लेता हूँ और उसके बाद ताकत लगा देता हूँ उसको सही करने में। तो आपने डिसीजन ले लिया है कुछ बनने का, किसी ने वरिष्ठ अध्यापक बनने का ले लिया है, किसी ने व्याख्याता बनने का ले लिया है, और किसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अगर डिसीजन ले लिया है, किसी ने नेट क्वालिफाई करने का डिसीजन ले लिया है, किसी ने जेआरएफ करने का डिसीजन ले लिया है, ठीक है ना। तो अब ताकत लगा दीजिए उसको सही करने में, क्योंकि या तो आपको डिसीजन लेना नहीं था, और अगर ले लिया है तो आप सोच सकते हैं कि जो पीछे मुड़कर जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब हम आगे निकलने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ मैं जा रहा हूँ, और जब वापस लौट कर आते हैं तो वो स्थिति होती है जो घर में मेहमान की होती है, कि घर में हम किसी मेहमान को कहते हैं कि मत जाओ, कोई बात नहीं, आज रुक जाओ, ठीक है ना। और फिर वो कहते हैं कि नहीं मैंने तो जाना है, लेकिन वो फिर जब लौट कर आ रहा होता है तो उसका मन नहीं जानता है कि उसको आना पड़ जाए, उसकी मजबूरी हो जाती है, क्या स्थिति रहती है। तो आप लोगों ने एक बार डिसीजन ले लिया तो वो पूरी ताकत लगा दीजिए। ए बैस है या फिर द, तो क्या रहेगा उत्तर इसका? तोष। ये वही तोष है जिनकी रचनाएं तोष, सुधानिधि, विनय शतक, नक्शिक, जिसके बारे में हम पीछे पढ़ कर हैं, जो सरयू पारीण ब्राह्मण थे, जिनकी एक ही रचना मिली है सुधानिधि, जो 1634 ईस्वी की है, जिनकी एक ही रचना मिली है जो 1634 ईस्वी की है। ये इलाहाबाद के सिंगरौर क्षेत्र के रहने वाले थे, इलाहाबाद के सिंगरौर क्षेत्र के रहने वाले थे। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था चतुर्भुज दास। इनके पिता का क्या नाम था? चतुर्भुज दास था। ये थे तोष। अगिन रूप बनी रे बिरह कत जारत है मोही, अगिन रूप बनी रे बिरह कत जारत है मोही, तिय तन पानीय पाई के बोरी मारियो तोही, तिय तन पानीय पाई के बोरी मारियो तोही। ये ज़्यादा मेरे समझ में नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं इतना कह सकता हूँ कि हिंदी के हैं तो इतना तो बता ही देंगे कि अग्नि रूपी बानी रे बिरह, अग्नि रूप बनी रे, अग्नि क्या है कि विरह जो है अग्नि रूपी बन गया है और वो मेरे शरीर को जला रहा है, लेकिन मुझे प्रियतम रूपी अगर पानी मिल गया तो मैं तुझे मार दूंगी। मतलब हे अग्नि, विरह की जो अग्नि है मैं तुझे मार दूंगी। मतलब वो आ जाएगा तो विरह काय करेगा, विरह अपने आप खत्म हो जाएगा, वही कहनी है। तो उपयुक्त पद के रचयिता है ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, उपयुक्त पद के रचयिता है। कौन है उपयुक्त पद के रचयिता? तो रसलीन है। कौन है? रसलीन।
रसलीन जिनकी नगेंद्र में तो नहीं दे रखा, शायद शुक्ल में दिया हुआ है। अमीय हला हल मद बरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुकी परत, ठीक है ना, इस तरह से है रसलीन जी का। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किस ग्रंथकार की प्रवृत्ति आचार्य तव की अपेक्षा कवित्व प्रदर्शन की ओर अधिक रही है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसी तरह से डिट्टो ये आपने पढ़ना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किस ग्रंथकार की प्रवृत्ति आचार्य तव की अपेक्षा कवित्व प्रदर्शन की ओर अधिक रही है? कवित्व प्रदर्शन की ओर अधिक रही है। ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो कौन है? बै। तोष की, किसकी? तोष की आचार्य तव की अपेक्षा कवित्व प्रदर्शन की ओर अधिक रही है। प्रश्न संख्या 7 क्या है? प्रश्न संख्या 7, कल्पना की ऊंची उड़ान के परिणाम स्वरूप, कल्पना की ऊंची उड़ान के परिणाम स्वरूप उनकी रचनाओं में एक से बढ़कर एक आकर्षक, ठीक है ना, कल्पनाओं की ऊंची उड़ान के परिणाम स्वरूप उनकी रचनाओं में एक से बढ़कर एक आकर्षक एवं नवीन बिंबों की सृष्टि ही नहीं हुई, अपितु विभिन्न अलंकारों द्वारा नियोजित विविध प्रकार की रेखाओं ने चेतना का स्पर्श आह्लादित करने की क्षमता भी उनमें उत्पन्न कर दी है। ठीक है ना? क्या बात कहना चाहता है, समझ में आ गई होगी आपके। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर नगेंद्र यहाँ कहना चाह रहे हैं कि कल्पना की ऊंची उड़ान के परिणाम स्वरूप उनकी रचनाओं में, कल्पना की ऊंची उड़ान के परिणाम स्वरूप उनकी रचनाओं में बिंब का एक से बढ़कर एक आकर्षक एवं नवीन, एक से बढ़कर एक आकर्षक एवं नवीन बिंबों का प्रयोग ही नहीं हुआ, बल्कि अलंकारों के माध्यम से उनका इस प्रकार से नियोजन किया गया है कि वो हृदय को स्पर्श करती है, हृदय को आह्लादित कर देती है। ठीक है ना? वो हृदय को स्पर्श करती है और हृदय को आह्लादित कर देती है। डॉक्टर नगेंद्र का उपयुक्त कथन किसके लिए है? ये सारा काम कौन करता है? ए बैस है या फिर द? ये सारा काम कौन करता है? ए बैस है या फिर द? तो कौन है? द, तोष। ये तोष के बारे में है सारी बातें। मैंने पहले कहा था कि क्वेश्चन जितने मर्जी बने मैं बना दूंगा। भाषा और छंद योजना का निर्दोष प्रयोग जिस प्रकार का स्वाभाविकता प्रभाव छोड़ता है, जिस प्रकार का स्वाभाविकता का प्रभाव छोड़ता है, वह चिंतामणि और मतीराम जैसे सरल कलाकार कवियों की श्रेणी में इन्हें प्रतिष्ठित कर देता है। अब किसको प्रतिष्ठित कर देता है ये हमें देखना है। क्या है? भाषा और छंद योजना का निर्दोष प्रयोग। किसका? भाषा और छंद योजना का निर्दोष प्रयोग किसके? चिंतामणि और मतीराम जैसे सरल कलाकारों कवियों की श्रेणी में, सरल कलाकार कवियों की श्रेणी में इन्हें प्रतिष्ठित कर देता है। मतीराम, चिंतामणि और मतीराम जैसे सरल कलाकार, चिंतामणि और मतीराम जैसे सरल कलाकार, चिंतामणि और मतीराम जैसे सरल कलाकार कवियों की श्रेणी में इन्हें प्रतिष्ठित कर देता है। चिंतामणि और मतीराम जैसे सरल कलाकार कवियों की श्रेणी में इन्हें प्रतिष्ठित कर देता है। किसके कारण प्रतिष्ठित कर देता है? भाषा और छंद योजना के निर्दोष प्रयोग के कारण। भाषा और छंद योजना के निर्दोष प्रयोग के कारण इन्हें, किन्हें? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो किन्हें? तोष को क्या कर देता है? चिंतामणि और मतीराम जैसे सरल कलाकार कवियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर देता है। किसको? तोष को। किस कारण? तो मतीराम की जो क्या नाम बता रहे थे? तोष की जो भाषा और छंद योजना है, तोष की भाषा और जो छंद योजना है वो क्या है? निर्दोष छंद योजना है। भाषा और छंद योजना निर्दोष है। और पीछे भी आया था उनके बिंबों का प्रयोग, उनके बिंबों का प्रयोग जो है उसके बारे में आया था कि उनके बिंबों का जो प्रयोग है, आकर्षक और नवीन बिंबों का प्रयोग, आकर्षक और नवीन बिंबों का प्रयोग उन्होंने किया है। वो क्या करता है? अलंकारों के नियोजन से। तोष ने बिंबों का नवीन और आकर्षक प्रयोग ही नहीं किया, तोष ने बिंबों का नवीन और आकर्षक प्रयोग ही नहीं किया, बल्कि
अलंकारों के नियोजन से उन्हें हृदय से स्पर्श भी करवाया है और हृदय को आह्लादित भी करवाया है। ये बात याद रखना तोष के बारे में। प्रश्न संख्या 9, पिए को जिए जासो रमई, पिए को जिए जासो रमई, सोई ज्येष्ठा होई, आनी कनिष्ठा जान ये कहीं से आने लोई। ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो किसका है ये पद? तोष का पद है। पिए को जिए जासो तोष, पिए को जिए तोष, पिए को जिए तोष। बस इतना से याद रख लेना, और कोई तरीका नहीं है। रीतिकाल के तोष के बारे में सारी बातें आ गई। अब 2 नंबर पर हमारे पास आते हैं रसलीन। अब रसलीन के बारे में सारी बातें जानेंगे। रीतिकाल के सर्वरस निरूपक कवि, पीछे तोष थे वो भी क्या थे? वो भी सर्वरस निरूपक कवि थे। तोष थे वो भी क्या थे? सर्वरस निरूपक कवि थे। रसलीन क्या है? ये भी सर्वरस निरूपक कवि है। रसलीन क्या है? ये भी सर्वरस निरूपक कवि है। सबसे पहले सर्वरस निरूपक कवि आते हैं, फिर आते हैं श्रृंगार रस निरूपक कवि, ठीक है ना। फिर आते हैं श्रृंगार रस निरूपक कवि, फिर आते हैं नायक नायिका भेद निरूपक कवि, फिर छंद निरूपक कवि, फिर अलंकार निरूपक कवि। इस तरह से रसलीन की क्या बात है? यह उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के प्रसिद्ध साहित्य केंद्र बिलग्राम के रहने वाले थे। इनके मामा मीर अब्दुल जमील और गुरु मीर तफेल अहमद अच्छे कवि थे, जिनसे इन्हें काव्य की रचना की प्रेरणा मिली। अच्छे संगीतज्ञ होने के साथ साथ सुयोग्य सैनिक, तीरंदाज और घुड़सवार भी थे तथा नवाब सफदर जंग की सेना में काम करते थे। कौन? रसलीन। इनके द्वारा रचित गंगा लहरी और श्रृंगार भूषण नामक 2 रीति ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। गंगा लहरी और श्रृंगार भूषण। अब आते हैं 1 नंबर पर। क्या है 1 नंबर? ये उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के प्रसिद्ध साहित्य केंद्र बिलग्राम के रहने वाले थे। बिल्कुल सही, याद रख लेना। तोष कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद के सिंगरौर के रहने वाले थे। तोष कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद में सिंगरौर के रहने वाले थे। इनके मामा मीर अब्दुल जमील और गुरु मीर तफेल अहमद, इनके मामा मीर अब्दुल जमील और गुरु मीर तफेल अहमद, ठीक है, अच्छे कवि थे, जिनसे इन्हें काव्य रचना की प्रेरणा मिली। काव्य रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? इन्हें अपने मामा मीर अब्दुल जमील से और गुरु मीर तफेल अहमद से। किसको? रसलीन को, ठीक है ना, याद रख लेना। इनका जो रसलीन का नाम था वो गुलाब नबी था, ठीक है ना, ये रसलीन इनका उपनाम था। अच्छे संगीतज्ञ होने के साथ साथ जो रसलीन थे वो सुयोग्य सैनिक भी थे, तीरंदाज भी थे, घुड़सवार भी थे, और किसकी सेना में? नवाब सफदरजंग की सेना में काम करते थे। किसकी? नवाब सफदरजंग की सेना में काम करते थे। इनके द्वारा रचित गंगा लहरी और श्रृंगार भूषण नामक 2 ग्रंथ है। नहीं, ये दोनों नहीं है। इनके द्वारा रचित ये दोनों ग्रंथ जो है वो नहीं है। रसलीन के ग्रंथ की बात करें तो इनके ग्रंथ है अंग दर्पण और रस प्रबोध। अंग दर्पण और रस प्रबोध। रसलीन के कौन से 2 ग्रंथ है? अंग दर्पण, अंग दर्पण और रस प्रबोध। रसलीन के 2 ग्रंथ हैं, अंग दर्पण और रस प्रबोध। ये है 1737 में और ये है 1742 ईस्वी में। अंग दर्पण और रस प्रबोध ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? रसलीन के हैं। गंगा लहरी जो ग्रंथ है ये किसका है? ये पद्माकर का है। ये किसका ग्रंथ है? पद्माकर का। गंगा लहरी जो है ये किसका है? पद्माकर का। श्रृंगार भूषण जो है ये किसका है? बेनी प्रवीण का है। ये किसका है? बेनी प्रवीण का ग्रंथ है। श्रृंगार भूषण जो है ये किसका है? बेनी प्रवीण का ग्रंथ है। रसलीन कृत रस प्रबोध में यद्यपि सभी रसों का वर्णन हुआ है। रसलीन कृत रस प्रबोध में बता दिया। रस प्रबोध की रचना कब हुई थी? 1742 में। अभी थोड़ी देर पहले बता कर गया था 1742 ईस्वी में। दूसरी कौन सी थी? अंग दर्पण 1737 में। रसलीन कृत रस प्रबोध में यद्यपि सभी रसों का वर्णन हुआ है तथापि मूल विषय क्या है?
रसों का तो सभी का वर्णन हुआ है, लेकिन मूल रूप से सबसे ज़्यादा किसका वर्णन हुआ है उसमें? वीर रस का विस्तृत विवेचन हुआ है, नायक नायिका भेद का विस्तृत विवेचन हुआ है, श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद का विवेचन हुआ है, वीर रस और नायक नायिका भेद का विवेचन हुआ है। तो किसका हुआ है? श्रृंगार रस, ठीक है ना, और नायक नायिका भेद का विवेचन हुआ है। श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद का विवेचन हुआ है प्रमुख रूप से। बाकी 9 रसों का वर्णन हुआ है, उसके भेदों का हुआ है, संचारी भावों का हुआ है, सात्विक भावों का हुआ है, उन सभी का हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो क्या हुआ है? श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद का विवेचन हुआ है। रस प्रबोध में किसकी रचना? ये रसलीन की रचना है। किसकी रचना है? रसलीन की रचना है। रसलीन का मूल नाम क्या था? गुलाब नबी था। और रसलीन के जो मामा थे वो जमाल नाम के थे, और गुरु तमेल नाम के थे, ठीक है ना। उनसे इन्होंने काव्य की शिक्षा ली थी। इनको तीरंदाजी भी आती थी, घुड़सवारी भी आती थी, और ये सफदर जंग की सेना में काम किया करते थे। किसकी? सफदर जंग की सेना में काम ये किया करते थे। चिंतन और दृष्टि में मौलिकता के परिणाम स्वरूप, चिंतन और मौलिकता के परिणाम स्वरूप ही वे परख किया कि व्यक्तिक परिस्थितियों तथा मिलन युक्तियों के आधार पर कर्मशः साध्या असाध्या तथा उद्बुद्धा और उद्बोधिता, ठीक है ना, उद्बुद्धा और उद्बोधिता नामक नवीन भेदों की उद्भावना कर सके हैं। उपयुक्त कथन किस रीतिकालीन कवि के लिए आया है? हमें ये ध्यान रखना है कि चिंतन और दृष्टि की मौलिकता के कारण ही। किसके कारण? पहले इसका उत्तर बता दीजिए, ए बै सै या फिर दै। तो उत्तर है दै तोष। अब तोष की क्या विशेषता थी? कि तोष जो है वो चिंतन और दृष्टि में मौलिकता के परिणाम स्वरूप ही, चिंतन जो है तोष जो है वो चिंतन में, ठीक है ना, चिंतन और दृष्टि में मौलिकता के परिणाम स्वरूप ही वो क्या कर पाए थे, ठीक है ना, व्यक्तिक परिस्थितियों तथा मिलन युक्तियों के आधार पर, व्यक्तिक परिस्थितियों और मिलन युक्तियों के आधार पर कर्मशः साध्या और असाध्या, उद्बुद्धा और उद्बोधिता नामक नवीन भेदों की उद्भावना कर सके थे, ठीक है ना। तोष। निम्नलिखित में से पद्माकर किसके आश्रय में नहीं रहे थे? निम्नलिखित में से पद्माकर किसके आश्रय में नहीं रहे थे? ए बै सै या फिर दै, ए बै सै या फिर दै। निम्नलिखित में से पद्माकर किसके आश्रय में नहीं रहे थे? ए बै सै या फिर दै। तो किसके आश्रय में नहीं रहे थे? सागर नरेश रघुनाथ राव अप्पा के आश्रय में रहे थे। सुमरा निवासी नोने अर्जुन सिंह के आश्रय में भी रहे थे। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के आश्रय में भी रहे थे, जिनके आश्रय में उन्होंने कौन सी लिखी थी? प्रताप सिंह विरुद्धावली लिखी थी। जयपुर नरेश जय सिंह के आश्रय में वो नहीं रहे थे। पद्माकर जो है वो जयपुर नरेश जय सिंह के आश्रय में नहीं रहे थे। जयपुर नरेश की बात करें तो जो पद्माकर है ये किन किन के आश्रय में रहे थे, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि किन किन के आश्रय में ये रहे थे। जयपुर नरेश किन किन के आश्रय में रहे थे? तो वो ये है, देख सकते हैं आप, सागर नरेश रघुनाथ राव अप्पा के आश्रय में। सागर नरेश रघुनाथ राव अप्पा, महाराज जैतपुर। सुमरा निवासी नोने अर्जुन सिंह, ये सुमरा भी हो सकता है, सुगरा भी हो सकता है। सुमरा निवासी नोने अर्जुन सिंह। दतिया नरेश महाराज पारीक्षित। सुजाउदौला के जागीरदार गोसाई अनूपगिरी। सुजाउदौला के जागीरदार गोसाई अनूपगिरी, जिनका नाम हिम्मत बहादुर भी था। अनूपगिरी जिनका नाम क्या था? हिम्मत बहादुर भी आता है। सितारा नरेश रघुनाथ राव। जयपुर नरेश प्रताप सिंह। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के बेटे जगत सिंह। उदयपुर नरेश महाराज भीम सिंह। ग्वालियर नरेश दौलतराव सिंधिया। अब इनमें से प्रमुख कौन से हैं? देखो, दो तो सीधे सीधे हमें याद हो जाएंगे।
एक तो रघुनाथ राव अप्पा, ठीक है ना। पहले याद करने की बात बता देना चाहता हूँ कि एक तो इन्होंने लिखी थी, सबसे पहले इनकी पद्माभरण आती है। पद्माभरण के बाद इनकी आती है प्रताप सिंह विरुद्धावली। प्रताप सिंह विरुद्धावली, ये रही प्रताप सिंह विरुद्धावली। तो प्रताप सिंह विरुद्धावली से हम एक रचना याद कर लेते हैं प्रताप सिंह, कि ये प्रताप सिंह के आश्रम रहे होंगे, याद हो गया, एक हमारा याद हो गया, एक नंबर, ठीक है। फिर हम लिखते हैं प्रताप सिंह विरुद्धावली के बाद प्रताप सिंह विरुद्धावली से हम याद करते हैं, ठीक है ना, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। तो ये आ गया अनूपगिरी या हिम्मतगिरी, तो हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, ये हो गई हमारे दो, हमें याद हो गए। फिर ये लिखते हैं हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, ये दो चीज़ें लिखते हैं, ये दो हमें याद हो गए। उसके बाद ये लिखते हैं जगद विनोद, जगद विनोद, तो जगद विनोद ये रहा जगत सिंह, तो ये हमें तीन याद हो गए, ये तीन हमें याद हो गए, रचनाओं से हमें याद हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद दौलत राव सिंधिया, ये हमें याद रखना है, ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा हमें याद रखना है रघुनाथ राव अप्पा और रघुनाथ राव, ये दो रघुनाथ राव हैं, एक सितारा के है और एक सागर नरेश है, ठीक है ना। तो रघुनाथ राव अप्पा हमें नाम याद रखना है, एक ही नाम ये याद हो गया। उसके अलावा नोने अर्जुन सिंह, नोने अर्जुन सिंह। अब दो बचते हैं महाराज जेतपुर और पारीक्षित, ये तुम याद करो तो तुम्हारी मर्जी है, ना करो तो ना सही। तो कहने के तात्पर्य कि किस तरह से हमने याद किए कि पद्माकर जो थे वो किन किन राजाओं के आश्रय में रहे थे। तो बात करते हैं उनकी रचनाओं से। तो रचना के नाम पे जब हम उनकी रचना याद करेंगे तो हम एक रचना पढ़ेंगे प्रताप सिंह विरुद्धावली। प्रताप सिंह विरुद्धावली, प्रताप सिंह विरुद्धावली जब पढ़ेंगे तो हम पता चल जाएगा कि प्रताप सिंह के आश्रय में रहे थे। ये प्रताप सिंह कहाँ के थे? जयपुर के नरेश थे, ठीक है। प्रताप सिंह के पुत्र थे जगत सिंह। तो जगत विनोद हम रचना याद करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है जगत विनोद जो रचना है, तो हमें ध्यान रखना है। तो जगत विनोद, तो जगत सिंह ये प्रताप सिंह के पुत्र थे। उसके अलावा हमारे पास रह जाते हैं हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, वो अनूपगिरी और हिम्मत बहादुर वो उसी का ही नाम था। और दौलत राव सिंधिया, ग्वालियर के राजा दौलत राव सिंधिया। और दो हो गए रघुनाथ राव अप्पा, तीन हो गए, एक हो गया ये, चार और दो ये हो गए पाँच और छः याद हो गए। उसके अलावा ये तीन बचते हैं आप, जैतपुर अर्जुन, एक अर्जुन सिंह, सात। अब पीछे बचते हैं तीन, जैतपुर पारीक्षित और भीम सिंह। जैतपुर अर्जुन सिंह और पारीक्षित और भीम सिंह, याद रखो, तुम्हारी मर्जी है, नहीं तो ये सोच के भी पढ़ लोगे ना कि याद नहीं रखने। कौन कौन से याद नहीं रखने? जैतपुर पारीक्षित और भीम सिंह। कौन से याद नहीं रखने? जैतपुर पारीक्षित और भीम सिंह, ये याद रखने। ये सोच के याद कर रहे हो, पढ़ लोगे तो भी याद हो जाएंगे कि याद नहीं रखने, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। क्या है प्रश्न संख्या 14? यो तिय नैननी लाजमई लसत काम के भाई, मिल सलील में नेह जो ऊपर ही दर्शाई। उपयुक्त पद के रचयिता है ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, जैसे दिख रहा है उसी नाम से रसलील, ठीक है ना। यो तिय नैननी लाज है लसत काम के भाई, लसत काम के भाई। यो तिय नैननी लाज में, तिय नैननी रसलीन, याद रख लेना इस तरह से। पहली पंक्ति को जोड़ के किसी तरह से याद करने की कोशिश कर लेना। असंगत कथन का चयन कीजिए। असंगत कथन की बात करते हैं तो क्या है कि जगत विनोद में 6 प्रकरण और 731 छंद है। जगत विनोद की रचना 1803 ईस्वी और 1821 ईस्वी के बीच मानी जाती है। पद्माभरण की रचना 1835 ईस्वी में मानी गई है। पद्माभरण और जगत विनोद रीति ग्रंथ है। पद्माभरण और जगत विनोद क्या है? रीति ग्रंथ है। देखते हैं कौन है। जगत विनोद में 6 प्रकरण और 731 छंद है, बिल्कुल सही है। जगत विनोद किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है। किसकी रचना है? अभी पढ़कर गए हम, किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है। किसके आश्रय में लिखी गई थी? जगत सिंह के आश्रय में लिखी गई थी। किसके आश्रय में लिखी गई थी? जगत सिंह के। जगत सिंह किसके पुत्र थे? प्रताप सिंह के। प्रताप सिंह कहाँ के नरेश थे? प्रताप सिंह जयपुर के नरेश थे। कहाँ के नरेश थे? जयपुर के नरेश थे, ठीक है। जगत विनोद में कितने? 6 प्रकरण और 731 छंद है।
जगद विनोद की रचना जो है 1803 और 1821 ईस्वी के बीच मानी जाती है, बिल्कुल सही है। कब है? 1803 से लेकर 21 ईस्वी के बीच मानी जाती है। पद्माभरण की रचना 1835 ईस्वी मानी जाती है, बिल्कुल नहीं। पद्माभरण की रचना जो है वो 1810 ईस्वी में मानी जाती है। पद्माकर की ये प्रथम रचना मानी जाती है। पद्माकर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बाद में आगे बताएंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा आगे इनके रचनाओं के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। पद्माभरण और जगद विनोद रीति ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। पद्माभरण और जगद विनोद दोनों रीति ग्रंथ है। पद्माभरण की रचना कब हुई थी? 1810 ईस्वी में। और जगद विनोद की रचना कब हुई थी? 1803 से लेकर 1821 ईस्वी में, ठीक है ना। बेनी प्रवीण से संबंधित, अगर पद्माकर से संबंधित नहीं आएगा तो पद्माकर के बारे में बता देंगे, जो मैं बात बताना चाह रहा था आगे चल के, ठीक है ना। बेनी प्रवीण से संबंधित असंगत कथन है। बेनी प्रवीण से संबंधित, प्रवीण की उपाधि बड़ौआकार बेनी बंदीजन ने दी थी। प्रवीण की उपाधि बड़ौआकार, बड़ौआकार मतलब बड़ौआ एक प्रकार का छंद था, तो जो उस छंद की रचना करते थे, बड़ौआ छंद की जो रचना करते थे, ऐसा कहा गया। प्रवीण जो थे उनको प्रवीण की उपाधि किसने दी थी? बड़ौआ छंद की रचना करने वाले बेनी बंदीजन ने दी थी, ऐसा ये लिखे। ये वल्लभ संप्रदाय में वंशीलाल के शिष्य थे। श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग और नाना राव प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नवरस तरंग में लगभग 368 छंद हैं। देखते हैं क्या सही है, ठीक है ना। सबसे पहले आता है 1 नंबर पर, प्रवीण की उपाधि बड़ौआकार बेनी बंदीजन ने दी थी, बिल्कुल सही है। बेनी प्रवीण को जो प्रवीण की उपाधि है वो बड़ौआकार बेनी बंदीजन ने दी थी। किसने दी थी? बेनी बंदीजन ने दी थी। ये वल्लभ संप्रदाय में, किस संप्रदाय में दीक्षित थे? वल्लभ संप्रदाय में। कौन? बेनी प्रवीण, ठीक है ना। और किसके शिष्य थे? वंशीलाल के। बै से बेनी, बै से वल्लभ और बै से वंशीलाल, ठीक है ना। और बै से बंदीजन, याद रख लेना। बेनी नाम है, बेनी, और आगे क्या लगाते हैं? प्रवीण। अब ये प्रवीण क्या है? उपाधि है। प्रवीण की उपाधि किसने दी थी? बै से, ठीक है ना, बेनी बंदीजन ने, ठीक है ना। प्रवीण की उपाधि किसने दी थी? बेनी बंदीजन ने। किस संप्रदाय में दीक्षित थे? बै से वल्लभ संप्रदाय में। ये वल्लभ और राधा वल्लभ अलग अलग होते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। वल्लभ संप्रदाय के तो कौन थे? वल्लभाचार्य जी। और राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश थे। उसके बाद बै से किसके शिष्य थे? ये बै से बंशीलाल के। किसके शिष्य थे? बंशी लाल के, ठीक है ना। किसके शिष्य थे? बंशी लाल के, ठीक है, याद रख लेना। और उसी तरह की इनकी रचनाएं भी थी। बेनी प्रवीण, प्रवीण ने, बेनी प्रवीण ने, बेनी प्रवीण ने, नए से आएगा नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश और शय से श्रृंगार भूषण। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। मैं थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ, किस तरह से बताएंगे कि क्या है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बेनी प्रवीण। अब बै से मैंने क्या बताया था? बै से ही आपके पास आते हैं। बै से प्रवीण की उपाधि किसने दी थी? बै से बेनी बंदीजन ने। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, याद हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। किसके शिष्य थे? बै से बंशीलाल के, ठीक है ना। किस संप्रदाय में दीक्षित थे? बै से वल्लभ संप्रदाय में। वैसे वल्लभ है, आप बै से याद कर सकते हो, वल्लभ संप्रदाय में, ठीक है ना। अब प्रवीण, इनकी रचनाएं, अब इनकी आती है रचनाएं। रचनाओं की बात करें तो प्रवीण न से नवरस तरंग और न से नाना राव प्रकाश, नाना राव प्रकाश, और प्रकाश के शय से श्रृंगार भूषण, प्रकाश के शय से श्रृंगार भूषण। इस तरह से आप याद कर सकते हो बेनी प्रवीण को। किसको? बेनी प्रवीण को। आपके सामने चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ज़रूरत है तो, मुझे लगा नहीं ज़रूरत है,
चलते हैं आगे। सिंधु के सपूत सुत सिंधु तन्या के बंधु, मंदिर अमंद शुभ सुंदर सुधाई के। उपयुक्त पद के रचयिता है ए बै है या फिर द। उपयुक्त पद के रचयिता है द पद्माकर, ठीक है ना। सिंधु के सपूत सुत सिंधु तन्या के बंधु, मंदिर अमंद शुभ सुंदर सुधाई के। सिंधु के सपूत पद्माकर, सिंधु के सपूत पैसे पद्माकर, सिंधु के सपूत पद्माकर। इस तरह से कुछ ट्रिक से याद हो जाते हैं, कुछ ट्रिक से याद हो जाते हैं। तो वहां ए बैस है द संगत है संगत होता है तो कहीं न कहीं तिकड़म बैठ ही जाती है। सिंधु के सपूत, सपूत कौन है? पद्माकर। सिंधु के सपूत कौन है? पद्माकर जी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना पद्माकर कृत नहीं है? ये वो बात है, इसलिए मैं बता नहीं रहा था। पद्माकर की रचनाएं बता रहा था लेकिन इसलिए नहीं बताई क्योंकि प्रश्न आ गया। कौन सी एक कृति नहीं है? कौन सी एक कृति नहीं है देख लेते हैं। हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, पद्माभरण, जगद विनोद और नाना राव प्रकाश। ये बड़ा आसान हो गया, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। नाना राव प्रकाश, नाना राव प्रकाश किसकी है? बेनी परवीन की है। नाना राव प्रकाश किसकी है? बेनी परवीन की है। जगद विनोद किसके आश्रय में लिखी गई थी? जगत सिंह के आश्रय में। किसके आश्रय में लिखी गई थी? जगत सिंह के आश्रय में लिखी गई थी। जगत सिंह किसके पुत्र थे? प्रताप सिंह के। किसके पुत्र थे ये? प्रताप सिंह के। प्रताप सिंह कहाँ के नरेश थे? जयपुर के। जगद विनोद में क्या है? 7 प्रकरण है, सॉरी 6 प्रकरण है और 731 छंद है। 6 प्रकरण और 731 छंद है, ठीक है ना। जगद विनोद में क्या है? 6 प्रकरण और 731 छंद है। कब से लेके कब तक रचना हुई थी? 1803 से लेके 1821 ईस्वी के बीच में कहीं इसकी रचना हुई है। 1803 से लेके 1821 ईस्वी के बीच में इसकी कहीं रचना हुई है। पद्माभरण की रचना कब हुई थी? 1810 ईस्वी में। पद्माभरण की रचना कब हुई थी? 1810 ईस्वी में। हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, ठीक है ना। ये किसके आश्रय में लिखी गई थी? सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला के, ठीक है ना, सेनापति, सुजाउद्दौला के सेनापति अनूप गिरी, जिन्होंने एक युद्ध जीता था तो उनका उपनाम हिम्मत बहादुर था। सुजाउद्दौला के सेनापति थे जिनका उपनाम हिम्मत बहादुर था, तो उन्हीं पर इन्होंने लिखी थी हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। किन्होंने? पद्माकर ने। अब पद्माकर की बात करें तो पद्माकर की रचनाओं की एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मेरी जो होती है वो ट्रिक वो वाली ट्रिक नहीं होती, मैं तो यहाँ ऐसे बताता हूँ कि ट्रिक भी अपने आप में एक विशालकाय रहती है। कहने से तात्पर्य आसान कि आपको रचनाएं ही पढ़नी होती है, रचनाओं के माध्यम से ही रचनाएं आपको अपने आप एक रचना दूसरी रचना का पता आपको बताती है, उसी के माध्यम से आप दूसरी रचना तक पहुंच जाते हैं। जैसे बेनी प्रवीण बताया उसी तरह से मैं आपको पद्माकर के बारे में बताने वाला हूं। ये है हमारे प्यारे पद्माकर जी। कौन है? पद्माकर जी। तो पद्माकर जी, पै से पद्माकर, पै से पद्माभरण, ठीक है ना। पै से पद्माकर, पै से पद्माभरण। सबसे पहले हमारे पास आ गई पै से पद्माकर, पै से पद्माभरण, याद हो जाएगा। पै से पद्माकर, पै से पद्माभरण। अब पै से ही याद कर सकते हो आप प्रताप सिंह विरुद्धावली। पै से ही आप क्या याद रख कर सकते हो? प्रताप सिंह विरुद्धावली, ठीक है ना। पै से ही आप क्या कर सकते हो? प्रताप सिंह विरुद्धावली। अब विरुद्धावली से एक बार पै को छोड़ दो, विरुद्धावली से, विरुद्धावली नाम की एक और रचना कौन सी है? अभी पढ़ कर गए हैं, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। हिम्मत बहादुर विरुद्धावली आ गया भी। हमने पै से पद्माकर, पै से पद्माभरण, पै से प्रताप सिंह विरुद्धावली और फिर विरुद्धावली से हिम्मत बहादुर विरुद्धावली एक बार ले आए। वापस पै पर आ जाओ। पै पर आते हैं तो प्रबोध पचासा, वापस पै पर प्रबोध पचासा। अब प्रबोध पचासा से 25, तो 25 कौन सा आएगा? कली 25। प्रबोध पचासा कली 25, ठीक है ना। प्रबोध पचासा कली 25। इस तरह से यहां तक आप याद कर सकते हो। आगे की रचना क्या है? राम रसायन, जगद विनोद, गंगा लहरी। राम रसायन,
जगद विनोद राम रसायन गंगा लहरी। आगे 6 नंबर रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हम वैसे ही याद करनी चाहिए हमें कि जगद विनोद राम रसायन गंगा लहरी। जगद विनोद राम रसायन और गंगा लहरी, ये इनकी रचना है। इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि पै से पद्माभरण, पै से पद्माभरण, पै से प्रताप सिंह विरुद्धावली, और विरुद्धावली से एक और जोड़ दो हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। हिम्मत बहादुर विरुद्धावली के बाद फिर वापस आ जाओ प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा से कली पचीसी, और उसके बाद जगद विनोद राम रसायन गंगा लहरी, जगद विनोद राम रसायन गंगा लहरी। इनमें से 7 जो रचनाएं हैं राम रसायन को छोड़ के, किसको? राम रसायन को छोड़ के बाकी जो 7 रचनाएं हैं ये सभी रचनाएं डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में मानी है। ठीक है ना। अब राम रसायन जो रचना है वो अलग है। इसके अलावा 2 रचनाएं हैं जो डॉक्टर बच्चन सिंह ने, जो बच्चन सिंह के इतिहास में मिलती है और नहीं मिलती कहीं। बच्चन सिंह ने इनकी 2 रचनाएं और मानी है, उनके नाम है राजनीति और ईश्वर पच्चीसी। राजनीति और ईश्वर पच्चीसी, ये दोनों अलग इसलिए बताइए क्योंकि हम यहाँ डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप यही सोचेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो बाकी 7 है राम रसायन को छोड़ के, और राजनीति और ईश्वर पच्चीसी भी इनकी रचना है, वो डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में मानी है, वो भी मैंने इसके साथ जोड़ दिया, तो बड़े आसानी से आप याद कर सकते हो। पद्माभरण जो है इसकी रचना कब हुई थी? 1810 ईस्वी में हुई थी। प्रताप सिंह विरुद्धावली, उसके बाद हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, प्रबोध पचासा, ठीक है ना, कली पचीसी, जगद विनोद है, इसकी रचना 1803 से 1821 के मध्य हुई थी, इसके बारे में भी बता चुका हूँ। राम रसायन गंगा लहरी, गंगा लहरी उनकी अंतिम रचना मानी जाती है। गंगा लहरी क्या है इसको बहुत याद रखें, अंतिम रचना मानी जाती है, पूरी तरह से याद रखें, अंतिम रचना मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अंतिम समय में पद्माकर को कुष्ठ रोग हो गया था। क्या हो गया था? कुष्ठ रोग हो गया था, उसके निवारण के लिए उन्होंने गंगा लहरी की रचना की थी। कुष्ठ रोग हो गया था तो उसके निवारण के लिए इन्होंने गंगा लहरी की रचना की थी, ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 19, अंतर्वर्तिनी, विदग्धा, सहचरी और हितकारिणी नामक 4 प्रकार की सखियों, 4 प्रकार की सखियां कौन कौन सी है? एक तो अंतर्वर्तनी है, एक है विदग्धा, एक सहचरी, एक है हितकारिणी। ये 4 प्रकार की सखियां हैं। अंतर्वर्तनी, विदग्धा, सहचरी और हितकारिणी, 4 प्रकार की सखियां। उद्दीपक नामक हाव, ठीक है ना। सामान्य और मिश्रित नामक श्रृंगार के 2 भेद, सामान्य और मिश्रित नामक श्रृंगार के 2 भेद। श्रृंगार के कौन कौन से 2 भेद? सामान्य, एक मिनट, सबसे पहले तो सखियां कर देते हैं। सखियां कौन कौन सी है? थोड़ा याद हो जाएगा, थोड़ा कठिन है ये। अंतर्वर्तनी, अंतर्वर्तनी, और दूसरी कौन सी है? विदग्धा और सहचरणी, सहचरी, और कौन सी है? सहचरी और हितकारिणी। ये है 4 सखियां, ठीक है ना, 4 सखियां, ठीक है ना। और हाव नामक उद्दीपक, और श्रृंगार के कितने भेद किए हैं? श्रृंगार की बात करें तो श्रृंगार के 2 भेद किए हैं। श्रृंगार के कौन से 2 भेद हैं? सामान्य और मिश्रित। सामान्य और दूसरा है मिश्रित, ठीक है। उसके अलावा
के दो वेदों, धर्मवीर के स्थान पर सत्यवीर नामक, धर्मवीर के स्थान पर क्या किया है, सत्यवीर नामक भेद तथा कठिनता नामक संचारी संबंधी परिकल्पनाएं, कठिनता नामक संचारी, कठिनता नामक एक संचारी भाव का भी नाम लिया है। तो ये सारी बातें परिकल्पनाएं जो है, ये सारी परिकल्पनाएं ये किसकी है, ए बै से या फिर द, किसकी है ये सारी परिकल्पनाएं, ए बै से या फिर द। तो किसकी है ये सारी परिकल्पनाएं, तोष की, किसकी है, तोष की, सारी परिकल्पनाएं किसकी है, तोष की है। 20 नंबर, असंगत कथन का चयन कीजिए। सबसे पहले असंगत कथन का चयन कीजिए। क्या है असंगत कथन का चयन, जुगल विलास में देव के अष्टयाम के समान नायक नायिका की विलासपूर्ण दिनचर्या का वर्णन है। अलंकार दर्पण में कुवल्यानंद के आधार पर अलंकार विवेचन है, अलंकार दर्पण में कुवल्यानंद के आधार पर अलंकार विवेचन है। रसिक विनोद की रचना 1846 ईस्वी में हुई थी। जुगल रस प्रकार के रचनाकार, जुगल रस प्रकाश के रचनाकार कौन है, महाराज राम सिंह है। जुगल रस प्रकाश के रचनाकार कौन है, महाराज राम सिंह। तो पहली बात आती है, जुगल विलास में देव के अष्टयाम के समान, जुगल विलास में देव के अष्टयाम के समान नायक नायिका की विलासपूर्ण दिनचर्या का वर्णन है। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और जुगल विलास जो रचना है वो किसकी है, राम सिंह की है। जुगल विलास जो रचना है वो किसकी है, राम सिंह की है। इस रचना में क्या है, देव के अष्टयाम के समान नायक नायिका की विलासपूर्ण दिनचर्या का वर्णन है। ठीक है ना। नाबादास का जो अष्टयाम है उसमें क्या है, राम की, ठीक है ना, नाबादास के अष्टयाम में राम की मतलब क्या बोलते हैं, आठों पैर की दिनचर्या का वर्णन है। अलंकार दर्पण में कुवल्यानंद के आधार पर अलंकार है, ठीक है ना। अलंकार दर्पण में क्या है, कुवल्यानंद के आधार पर अलंकार का वर्णन है, ये भी बिल्कुल सही है। अलंकार दर्पण रचना किसकी है, ये भी राम सिंह की है। रसिक विनोद की रचना 1846 ईस्वी में हुई थी। रसिक विनोद की रचना 1846 ईस्वी में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। रसिक विनोद की रचना कब हुई थी, 1846 में हुई थी। रसिक विनोद किसकी रचना है, चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना है। किसकी है, चंद्रशेखर वाजपेयी की ये रचना है। रसिक विनोद किसकी रचना है, चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना है। जुगल रस प्रकाश के रचनाकार महाराज राम सिंह नहीं, जुगल रस प्रकाश के रचनाकार महाराज राम सिंह नहीं है। जुगल रस प्रकाश के रचनाकार है उजियारे। जुगल रस प्रकाश के रचनाकार है उजियारे। जुगल रस प्रकाश के रचनाकार कौन है, उजियारे है। तो ये था हमारा रीतिकाल का टेस्ट 16। और तैयार रहिए, 20 तक हमारा रीतिकाल ही चलने वाला है। 14 से लेकर और 20 तक अगर आप टेस्ट पढ़ लेंगे तो आपको रीतिकाल अच्छे से याद हो जाएगा, फिर कहीं भी जाने की आपकी अवस्था नहीं रहेगी। अगर क्लास पसंद आई है, हमारी मेहनत अच्छी लगी है, तो एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।